हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, आज हम एक नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हमारी डेली रूटीन या डेली लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो चैप्टर का जो नाम है वो आप देख सकते हैं, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो गार्बेज यानी कि कूड़ा। सबसे पहले आपके माइंड में वर्ड आया होगा कि कूड़े से आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। कूड़ा जो कि आप उत्पन्न भी करते हैं और कूड़ा जो कि आप फैलाते भी हैं या फिर इधर उधर हम फेंकते हैं। आप या हम दोनों ही कूड़े के लिए जिम्मेदार हैं। तो कूड़े से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं कि कूड़ा क्या होता है। कूड़ा यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल। तो जैसे कि कूड़ा, इससे पहले जब आपने चैप्टर पढ़ा था, आपने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि हमारे शरीर के अंदर भी कुछ वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है या वेस्ट मटेरियल होता है, जिसे कि क्या कहते हैं, रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आपने प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ा तो आपने देखा कि प्लांट बॉडी में भी क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर या फिर उनके सराउंडिंग यानी उनके इन्वायरमेंट या फिर उनके पर्यावरण में क्या होते हैं, कूड़ा प्रेजेंट होता है। जो कूड़ा किसके द्वारा होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। तो यदि हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो हमारी बॉडी में क्या आप बता सकते हैं कि जब हमने वेस्ट मटेरियल की बात की थी या फिर हम उसे साधारण भाषा में कूड़ा कहें तो वो क्या क्या था। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब आपने पाचन के बारे में पढ़ा था, डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो आपने देखा था यूरिन हमारी बॉडी में सबसे बड़ा वेस्ट मटेरियल था। हमारा जो पसीना था वो भी क्या था, वेस्ट मटेरियल था। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर क्या है, वेस्ट मटेरियल है, जिन्हें हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या था, वो पाचन की क्रिया के फलस्वरूप कुछ कूड़ा था। वैसे ही अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो जैसे आपने देखा कि जो प्लांट में जो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है वो भी क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल है। तो कूड़े से हम अभी तक जितना समझ पाए हैं, कूड़ा यानी एक्स्ट्रा मटेरियल, यानी कि जो हमारे काम का नहीं है, जिससे हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे कूड़ा कहते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। तो यदि आप कूड़े को देखें तो कूड़ा कहाँ कहाँ से एकत्रित होता है। तो कूड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वही कूड़े को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि अगर हम अपने घरों का एग्जाम्पल लें तो आपने देखा कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा एकत्रित होता है। आप झाड़ू लगाते हैं और आप अपने दिन में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, किसी न किसी क्रिया से क्या होता है, कूड़ा उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर आपने खाना बनाया तो खाना बनाने के दौरान ही वहाँ पे कुछ कूड़ा एकत्रित होगा। तो क्या बता सकते हैं कि जब आप खाना बना रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से कूड़े एकत्रित होते हैं या कौन सा जो वेस्ट मटेरियल है वो जनरेट होता है जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपकी जो मम्मी है या फिर जो भी आपके किचन में काम कर रहा है, और जब भी वो सब्जी बनाता है तो वो सब्जी के जो छिलके होते हैं उसे निकाल देते हैं। यानी कि जो सब्जी के छिलके हैं वो क्या है, वो एक प्रकार का कूड़ा है क्योंकि वो हमारे काम नहीं आ रहा है। वैसे ही कुछ फल होते हैं जिन्हें आप छील के खाते हैं। जैसे कि आपने संतरा का एग्जाम्पल अगर ले तो संतरे को भी हम छील के खाते हैं, यानी कि जो छिलका है वो क्या है, वो भी एक कूड़ा है। ये हमने एग्जाम्पल लिया किचन का। अगर आप देखें, अगर आप अपनी स्टडी रूम में जाएंगे तो आपने क्या किया, अगर आप पेंसिल से काम कर रहे हैं, आपने पेंसिल को छिला, जो पेंसिल का जो छिलका आपके पास आया वो भी एक प्रकार का कूड़ा है। फिर आपने देखा यदि आप पेन से लिख रहे हैं तो क्या हुआ, पेन की इंक एक फिर खत्म हो जाती है। तो जैसे ही पेन की इंक खत्म हो गई तो वो आपके किसी काम की नहीं बची। तो इसका मतलब क्या है, वो पेन भी एक कूड़ा है। उसके बाद आपने क्या किया कि आप किसी नोटबुक में काम कर रहे हैं, आपने कॉपी में काम किया। फॉर एग्जाम्पल आप क्या है, 6th क्लास में हैं। 6th क्लास में आप कहाँ से आए, 5th क्लास से आए। तो 5th क्लास में हो सकता है कि आपकी एक रफ नोटबुक थी, आपकी रफ कॉपी थी, वो पूरी भर गई। तो आपने क्या किया कि अब आपके वो कोई काम की नहीं है। वैसे तो रफ कॉपी बहुत काम की होती है क्योंकि हम उनमें बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें लिखते हैं। जो सारे सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे रफ कॉपी में ही होते हैं, इसलिए क्या होता है कि रफ कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उस रफ कॉपी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी होती है। इसीलिए आपको रफ कॉपी संभाल के रखनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आगे जो भी मटेरियल आपने, जो भी नोट्स रफ कॉपी में लिखे होते हैं वो आपके काम आ सकते हैं।
पर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि वो जो कॉपी है वो अब आपके किसी काम की नहीं है, तो वो आपने क्या की, वो भी एक प्रकार के कूड़े में रख दिया आपने। तो आपने देखा कि आपने किचन का एग्जाम्पल लिया, आपने अपने स्टडी रूम का एग्जाम्पल लिया। अब आप देखेंगे आपके घर में बहुत सारा फर्नीचर है, बहुत सारे कर्टेन्स हैं या फिर आपके कपड़े हैं, वो पुराने हो जाते हैं, यानी कि वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं, वो फट जाते हैं, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, उसे भी हम कूड़ा कहते हैं। तो ये तो बात थी घर की कि घर में कौन कौन से कूड़े जनरेट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो क्या हमारे जो घर है, जो हम सबका घर है, आप और हमारा, किसी एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ सबके घर की बात हो रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो कूड़ा का जो सोर्स है, यानी जो स्रोत है, क्या वो घर है, सिर्फ घर से ही कूड़ा जनरेट होता है? आप सोचिए और बताइए कि कूड़े का जो सोर्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, कूड़े के और भी सोर्सेस होते हैं। अभी हमने बात की घर के बारे में, हमने बात की हॉस्पिटल के बारे में। जब भी हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप जाते हैं तो कोई भी जैसे मरीज है उसे पट्टी लगाते हैं, उसे इंजेक्शन देते हैं। आपने क्या कुछ बॉटल्स देखे होंगे जो क्या होते हैं, ग्लूकोज की बॉटल होती हैं, दवाइयों की बॉटल्स होती हैं। आपने रैपर देखे होंगे, जो दवाइयों के जो मेडिसिन होते हैं उनके रैपर्स देखे होंगे। आपने सिरिंज देखी होंगी और ऐसे बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं आपने वहाँ पे देखे होंगे। आप एक बॉक्स होता है वहाँ पे और उस बॉक्स में सारे ही कूड़े रखे होते हैं। इसका मतलब कि जो हॉस्पिटल्स होती हैं, यानी वहाँ से भी बहुत प्रकार का कूड़ा जनरेट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनीज या फैक्ट्री की, अब जो भी हम चीज़ें अपने घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने पानी की बोतल यूज़ की, आपका जो टिफिन था आपने टिफिन भी यूज़ किया, तो वो टिफिन कहाँ बन रहा है, वो फैक्ट्री में बन रहा है। तो जैसे हमने देखा हमारे घर में, जो अगर हमने कहा कि जो खाने की फैक्ट्री है वो क्या है, किचन है, यानी किचन में हमारा खाना बन रहा है, तो किचन हमारी फैक्ट्री है। तो किचन की फैक्ट्री में भी बहुत सारा कूड़ा निकला था, कुछ ऐसा मटेरियल निकला था जो हमारे काम का नहीं था। वैसे ही क्या होता है, फैक्ट्री में कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो वहाँ से भी क्या होगा, वेस्ट मटेरियल निकलेगा, तो वो भी क्या है, वो भी कूड़े के लिए जिम्मेदार होते हैं। वैसे ही हम देखेंगे कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, यानी कि जब खेती होती है तो खेती में भी क्या होता है, कुछ हम कीटाणुनाशक दवाइयाँ डालते हैं, तो वो भी क्या है, वो एक प्रकार का, वो क्या करती है, वो सॉइल को डैमेज कर देती है। तो यानी कि हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कूड़े होते हैं, यानी कूड़े के जो सोर्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो कूड़ा है वो हमारी लाइफ से कैसे अटैच्ड है, वो हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करता है, कैसे कूड़ा बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है, और कैसे कूड़े का जो निवारण है वो हम कर सकते हैं, कूड़े का जो उत्पादन है हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जितना जाना, हम जब देखते हैं तो कूड़ा क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। जैसे कि आप कहीं से गुजर रहे हैं, वहाँ पे कूड़े का बहुत बड़ा ढेर आपने देखा, जब आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपको वहाँ से बहुत अजीब सी स्मेल आती है, आप उस स्मेल को टॉलरेट नहीं कर पाते, यानी सहन नहीं कर पाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारी जो वायु है वो क्या है, प्रदूषित हो रही है। और वो क्यों प्रदूषित हो रही है, उस कचरे के द्वारा। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो कूड़ा है वो हमारी क्या लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। यदि उसने कूड़े की वजह से हमारी जो वायु है या जो एयर है वो ही पोल्यूटेड हो गई, यानी वो प्रदूषित हो गई, तो क्या होगा, फिर हमें श्वसन संबंधी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। फिर कूड़ा क्या करता है, जिस जमीन में कूड़ा रहता है उस जमीन को भी वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार से जो कूड़ा है वो हमारी जिंदगी को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, जिसके लिए हमें कूड़े का निवारण करना जरूरी है। और हमें ये भी देखना है कि जो कूड़ा है उसका जो अमाउंट है, यानी जो क्वांटिटी है वो कम हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे क्या हो रही है, पोल्यूशन, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, पहले आपके आस पड़ोस में सिर्फ एक दो घर हुआ करते थे, और अब क्या है, अब वहाँ पे पूरा जो एरिया है वो घरों से भर गया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही कूड़ा ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे किचन का कूड़ा हो गया, या फिर आपके स्टडी रूम का कूड़ा हो गया, या फिर हॉस्पिटल का कूड़ा हो गया, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही कूड़ा ज़्यादा जनरेट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे उपाय ढूंढ सकते हैं जिससे कि कूड़ा कम हो, और कूड़ा कम हो प्लस उससे जो हानि ना पहुंचे। तो इस चैप्टर में हम कूड़े के बारे में ही पढ़ेंगे।
सबसे पहला जो आपके पास आता है वो है डंपिंग ऑफ वेस्ट, यानी कि कचरे की डंपिंग। अब डंपिंग क्या होती है? जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपने वहाँ पे कूड़ा का ढेर देखा, तो वो क्या है? वो कचरे की डंपिंग है। अब ये डंपिंग कैसे होती है? जैसे कि आपने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स होते हैं कि वो डंपिंग कैसे हो सकती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, हमारे घरों, दुकानों, अन्य स्थानों पर झाड़ू लगाते हैं, यानी हम घरों में झाड़ू लगाते हैं या दुकानों में झाड़ू लगाते हैं। गंदगी और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को पॉलीथीन में इकट्ठा करते हैं और इसे या तो नली या फिर गली के कोने में फेंक देते हैं। यानी कि ये लाइन क्या बता रही है? ये लाइन बता रही है कि जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं या फिर हमारी दुकान है, हम दुकान की सफाई करते हैं और उस कूड़े को हमने क्या किया, एक पॉलीथीन बैग में भर दिया, या तो हम उसे किसी नाले में डाल देते हैं या फिर हम क्या करते हैं, हमारे घर में कोई गली है और किसी कोने में हम वहाँ फेंक देते हैं। ऐसा ही हम कर रहे हैं और ऐसा ही हमारे सारे पड़ोसी कर रहे हैं। अब आपने डाला एक पॉलीथीन, वैसे ही आपके 10 पड़ोसी आए और उन्होंने भी एक एक वहाँ पे एक पॉलीथीन डाल दी, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक दिन में वहाँ पे 10 पॉलीथीन इकट्ठा हो गई। और ऐसा ही रोज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हुई, कूड़े की डंपिंग हो गई, यानी कूड़े का एक ढेर वहाँ पे हो गया। नेक्स्ट लाइन आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आप पढ़ेंगे, कूड़े के ढेर न केवल गंदगी फैलाते हैं बल्कि घरेलू मक्खियों, मच्छरों, सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं और अन्य रोग फैलाने वाले जीवों को आश्रय प्रदान करती हैं। अब आपने देखा होगा जब कूड़े का ढेर होता है तो आपने वहाँ पे देखा होगा बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं और बहुत सारे मच्छर भी होते हैं। तो आपने देखा कि जो मच्छर होते हैं, मच्छरों से क्या होती है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि आपको फीवर आ जाता है। मक्खियों से भी क्या होती है, बहुत सारी जो बीमारियाँ होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं। यानी कि जो जहाँ पे भी आपको कूड़ा दिखेगा वहाँ पे आपको बहुत सारे क्या दिखेंगे, जो सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, बट आपको क्या दिखेंगी, मक्खियाँ और मच्छर दिखेंगे। मक्खियाँ और मच्छर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जो क्या होती हैं, जो कि बहुत सारे रोगों के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। ये रोग उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार होती हैं और रोगों को फैलाने के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट जो लाइन है जो आप पढ़ेंगे, अस्पताल के कचरे में पट्टियां, कपास आवेग, इंजेक्शन की बॉटल, टैबलेट के रैपर्स, कटे हुए प्लास्टर, सिरिंज, ग्लूकोज की बॉटल, सुई, कागज, कॉर्क, यंत्र, ट्यूब, फलों की छिलके और बीज शामिल होते हैं। यानी कि आपको बताया जा रहा है, पहली लाइन में आपने देखा कि जो कूड़ा है, जो कचरा है, उसका सोर्स क्या है, या तो घर है या फिर दुकानें हैं। नेक्स्ट लाइन में आपने देखा कि जो कूड़े के का जो ढेर होता है वो क्या है, वो बीमारियों का सोर्स हो सकते हैं, यानी वहां से बीमारियां फैल सकती हैं। और नेक्स्ट लाइन में आपने देखा कि ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि अस्पताल भी क्या है, जो कूड़े का एक सोर्स है, यानी अस्पताल भी, इससे भी बहुत सारा कूड़ा निकलता है। नेक्स्ट लाइन आप देखेंगे कि निचले इलाकों को भरने के लिए ज्यादातर कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीजें मिट्टी को प्रदूषित करती हैं और कई घातक बीमारियों के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई जमीन है और वो समतल नहीं है, वहाँ पे उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पे क्या होता है कई बार कि कचरे को वहाँ पे भर दिया जाता है, जो कचरा है उसे, उस जमीन को समतल करने के लिए वहाँ पे कचरा भर दिया जाता है। तो ये कचरा क्या करता है, ये धीरे धीरे वहाँ पे जो मिट्टी होती है उसे प्रदूषित करती है, क्योंकि मिट्टी में जो भी मिनरल्स होते हैं वहाँ पे मिनरल्स खत्म होने लगते हैं। और जैसे कि कचरे का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले प्लास्टिक आता है। जैसे कि किसी मिट्टी में अगर प्लास्टिक वहाँ पे है तो प्लास्टिक क्या करेगा, प्लास्टिक या पन्नी, अब जैसे कि पन्नी को आप देखेंगे, आप पन्नी में हवा भरते तो हवा आर पार नहीं होती है, वो पन्नी पूरा फूल जाती है और हवा वहीं पे ट्रैप हो जाती है, यानी अंदर बाहर नहीं जाती है। वैसे ही यहाँ पे एक ये मिट्टी की परत है, यहाँ पे पॉलीथीन आ गई और यहाँ पे मिट्टी की परत आ गई, यानी कि इन दो परतों के बीच अब क्या हो रहा है, गैसेस का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। गैसेस का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो मिट्टी है, मिट्टी में गैस की कमी आ गई है, कोई भी गैस जैसे कि ऑक्सीजन की कमी आ गई है, और वहाँ पे जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं उन्हें क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, या फिर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो माइक्रोब्स होंगे वो मरने लगेंगे। तो हमने बात की कि जो मिट्टी में है, जैसे बीच में प्लास्टिक आ गया और वहाँ पे क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज नहीं हुई। अब गैसेस के अभाव में क्या हुआ, वहाँ पे जो माइक्रो सूक्ष्म जीव मरने लगे। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं।
तो मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मिनरल्स की हम बात करते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? कुछ माइक्रोब्स की वजह से होते हैं। यदि माइक्रोब्स वहाँ पे मरने लग गए तो क्या होगा? वहाँ पे जो खनिज लवण होंगे वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अब यदि खनिज लवण शुरू हो गए तो उनमें क्या होगी? उनमें प्लांट उग नहीं पाएंगे, यानी पौधे नहीं उग पाएंगे, क्योंकि पौधों को क्या है? पौधों को मिनरल्स की आवश्यकता होती है। और धीरे धीरे क्या होगा? वहाँ पे यदि कोई प्लांट भी नहीं उगा तो वो जो जमीन होगी वो बेकार हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो क्या होता है, जो कूड़ा हमारे जो मिट्टी हो गई या फिर जो ह्यूमंस हो गए या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, कैसे उन्हें इफेक्ट करता है। तो ये आपने पढ़ा कचरे की डंपिंग के बारे में कि कचरे की डंपिंग कैसे होती है। तो कचरे की जो डंपिंग होती है वो आप और हमारी वजह से ही होती है। यानी हम यदि कचरे को लापरवाही से कहीं पे भी छोड़ देते हैं, चाहे वो सड़क के किनारे हो या फिर गली में कोई ऐसा स्थान हो जो कि सार्वजनिक स्थान हो, हम वहाँ पे कूड़ा डाल देते हैं और हमारे आसपास के लोग भी वहीं पे कूड़ा डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे कचरे की डंपिंग हो जाती है। जैसे ही कचरे की डंपिंग हुई तो क्या हुआ? वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स पैदा होने लग गए, कुछ बैक्टीरिया, वायरस हो गए, वहाँ पे मच्छर और मक्खियाँ हो गई, और ऐसे ऐसे वायरस वहाँ पे आ गए या ऐसे ऐसे माइक्रोब्स वहाँ पे आ गए जो कि क्या है, किसी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? या माने कि आपने अपनी गली में, हमने एग्जांपल देखा था कि आपने अपने घर की गली में कहीं पे कूड़ा एकत्रित कर दिया, आपके पड़ोसियों ने भी वहाँ पे क्या किया? कूड़ा एकत्रित कर दिया। वहाँ पे क्या हुआ? अब वहाँ पे एक बीमारी फैल गई है, और वो बीमारी को फैलाने वाला कौन है? मक्खी है। तो कूड़े के ढेर में बहुत सारी मक्खियाँ हैं, वो मक्खियाँ उड़ के आपके घर में भी आएंगी, वो आपके पड़ोसियों के घर में भी जाएंगे, और उसी वक्त उसी कचरे के डंप में भी चली जाएंगी। इसका मतलब जो मक्खियाँ हैं वो आसानी से क्या हो रही है? वहाँ पे डिजीजेस को फैला रही हैं। तो आपने जाना कि जो कूड़े की डंपिंग होती है वो किस प्रकार होती है, और डंपिंग से क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें कूड़े की डंपिंग कहीं भी नहीं करनी है। हमें एक आप देखेंगे कि कूड़े को क्या है, हमें कूड़े के निवारण के लिए एक उपाय ढूंढना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, आपके पास कुछ टर्म्स आएंगी जैसे कि कूड़ादान। जैसे कि हमारे पास आया कूड़ादान, तो हमने क्या किया? अभी हमने पढ़ा था कूड़े की डंपिंग के बारे में, यानी कहीं पे भी कूड़ा एकत्रित हो रहा है, ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक ऐसा बर्तन मानो या फिर एक ऐसा डब्बा मानो या फिर कुछ ऐसा उपकरण मानो जिसमें हम क्या करते हैं? कूड़े को एकत्रित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने बात की थी कि हमारे घर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं? कूड़े निकलते हैं। तो यदि हम उस कूड़े को अपने आंगन में कहीं भी ऐसा बिखेर के रख दें तो क्या होगा? एक तो वो दिखने में बहुत गंदा लगेगा, दूसरे में क्या होगा? वो कूड़े एक जगह से दूसरी जगह होगा, यानी कि आपके घर में स्वच्छता नहीं रहेगी। तो आपने देखा होगा आप अपने घरों में क्या यूज करते हैं? एक बर्तन या फिर एक उपकरण यूज करते हैं जिसमें आप कूड़े को डाल देते हैं। कोई भी कूड़ा होता है आप उस कूड़े को डाल देते हैं। तो उस कूड़े को हमने क्या कहा? उस कूड़े को हमने कूड़ादान कहा, जिसे हम डस्टबिन कहते हैं। तो डस्टबिन क्या है? आप देखेंगे जिस बर्तन या स्थान में कूड़ा कचरा एकत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कूड़ादान कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास दो वर्ड आएंगे, हरा कूड़ादान और नीला कूड़ादान। यानी कि जो डस्टबिन है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो ग्रीन कलर का है और एक क्या है? एक ब्लू कलर का है। तो ये क्या होते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे कि एक तो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, एक रेड कलर का दिख रहा है या फिर ब्लू कलर का दिख रहा है। तो आप देखेंगे यदि आप हरे कूड़ेदान के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आमतौर पर हम हरे रंग के कूड़ेदान का इस्तेमाल बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। यानी कि हमारे पास एक नया वर्ड आया, वो है बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल क्या है? जो बायो वर्ड है उसका अर्थ है जो बायो जो वर्ड है उसका मतलब है जीवन से। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो जीवन से संबंधित है। अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब आप नीले कूड़ेदान के बारे में पढ़ेंगे, नीले या फिर आप रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो गैर जैव निम्नीकरण कचरे जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते हैं उन्हें नीले रंग के कूड़ेदान में रखा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा क्या होता है। देखिए, जो बायोडिग्रेडेबल कूड़ा होता है, बायो यानी जीवन से संबंधित है, यानी जो जिसका ओरिजिन क्या हुआ? जीवन से हुआ। अब
डिग्रेडेबल क्या मतलब होता है कि जो अपघटित हो जाते हैं, यानी कि जिनका निम्नीकरण हो जाता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी फलों के छिलकों के बारे में कि फलों के छिलके क्या हैं। आप फलों के छिलके को यदि अपने खेत में या फिर अपने आपके आंगन के सामने कोई छोटा सा खेत होगा, आप मिट्टी में डालेंगे और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे वहाँ पे वो छिलके नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। वो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं जो मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं, वो उन छिलकों को खा जाते हैं और खा जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं या निम्नीकरण कहते हैं। तो वो जो छिलके होते हैं वो छिलके वहाँ पे गायब हो जाते हैं, यानी वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा खा लिए जाते हैं। जैसे ही सूक्ष्म जीवों को क्या मिला, खाना मिला, उनकी संख्या में वृद्धि हो गई। अब अगर सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, मिनरल्स की संख्या में भी वृद्धि हो गई। तो वहाँ की जो सॉइल होती है, सॉइल में क्या हुआ, आप ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकेंगे। तो ये हमने देखा कि बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं वो कौन होते हैं, जो जीवन से रिलेटेड हैं। जैसे कि हमने छिलकों के बारे में बात की, सब्जी या फल के छिलके वो कहाँ से आ रहे हैं, वो प्लांट से आ रहे हैं। प्लांट क्या है, प्लांट लिविंग है क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है। हमने पढ़ा था कि प्लांट क्या है, लिविंग है। तो प्लांट से अगर वो आ रहे हैं तो यानी कि वो जीवन से संबंध रखता है। तो ये तो था बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, कि इससे जस्ट उल्टा है, यानी कि ऐसे जो पदार्थ जिनका जो अपघटन है, जिनका निम्नीकरण सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जा सकता है, या फिर हम सामान्य भाषा में कहें कि ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं खाए जाते हैं। जैसे कि इसका सबसे जो कॉमन एग्जांपल हम देते हैं, प्लास्टिक। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी मिट्टी में यदि ये एक लेयर है, यहाँ पे प्लास्टिक है और ये दूसरी लेयर है। अब अगर आप देखेंगे, आप कितने सालों बाद भी उस मिट्टी को खोद के देखेंगे तो वो जो प्लास्टिक है, वो जो पॉलीथीन है, वो एज इट इज वहाँ पे रहेगी। क्यों, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो उस प्लास्टिक को नहीं खाते हैं। तो यानी ये क्या हो गया, नॉन डिग्रेडेबल हो गया, जिसका निम्नीकरण नहीं हो रहा है। तो आपने जाना एक बायोडिग्रेडेबल के बारे में और एक क्या हो गया, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप जो डस्टबिन किसे कहते हैं, जो हरे कूड़ादान होता है उसमें हम कौन सा कूड़ा रखते हैं और नीले कूड़ेदान में हम कौन सा कूड़ा रखते हैं, आप इसकी डेफिनेशन को नोट करेंगे। यानी कि आप जो डायग्राम देखेंगे तो जो हरा सिंबल है, वो जो ग्रीन सिंबल है वो किससे रिलेटेड है, वो प्लांट से रिलेटेड है। यानी जो ग्रीन होगा उसमें क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, यानी कुछ फल हो गए, पत्तियां हो गई, सब्जी हो गई, बचा हुआ खाना जो हो गया। यानी हम कह सकते हैं गीला कूड़ा हम किस में रखते हैं, इसमें रखते हैं। रेड जो हो गया, रेड हम जो सिंबल मानते हैं वो डेंजर का सिंबल मानते हैं, यानी कि जब जहाँ पे खतरा लिखा होता है, आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेड कलर का यूज होता है। जैसे कि आप जब ट्रैफिक सिग्नल को देखते हैं, जब रेड होता है तो रेड का मतलब क्या होता है, रुकना है। रुकने का मतलब क्या है कि वहाँ पे खतरे का सिंबल है, यानी अगर आप आगे जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि उस व्हीकल को टक्कर लग जाए। तो जो रेड है वो क्या है, वो खतरे का सिंबल है। खतरे का सिंबल है तो इसमें कौन सा आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जिसका अपघटन या जिसका निम्नीकरण नहीं हो रहा है। जैसे प्लास्टिक के बारे में आप जानते हैं, अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो प्लास्टिक की जो बढ़ता हुआ जो अमाउंट है, वो बहुत बड़ी समस्या है। तो यानी प्लास्टिक हमारे लिए क्या है, एक खतरा है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। तो जो नॉन डिग्रेडेबल होगा उसे हम यहाँ रखेंगे, और नॉन डिग्रेडेबल का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, प्लास्टिक बताया। तो आप ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो अभी तक आपने जाना कि जो कूड़ा होता है वो क्या है, कूड़े के सोर्सेस कहाँ कहाँ से कौन कौन से होते हैं, और कूड़े को हम कहाँ कहाँ एकत्रित रखते हैं, यानी कि डस्टबिन में हम किस कूड़े को कहाँ रखेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आती है वो है टाइप्स ऑफ वेस्ट, यानी कि कौन कौन से वेस्ट हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हमने कहा जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिनका निम्नीकरण हो जाता है, जैसे माइक्रोब्स हो गए, उनका क्या होगा, निम्नीकरण हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि कोई डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी किसी की भी हो सकती है, किसी ह्यूमन की हो सकती है, किसी बर्ड्स की हो सकती है, किसी एनिमल की हो सकती है। तो आपने देखा कि किसी की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है, कुछ दिन बाद आप वहाँ पे गए
तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, यानी कि वहाँ पे जो डेड बॉडी है, जो मसल्स वाला पोर्शन है वो वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ आप हड्डियों का ढांचा देखेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि इसका रीज़न क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका रीज़न क्या रहा होगा कि वहाँ पे डेड बॉडी के बदले सिर्फ हड्डियों का ही ढांचा रह गया था? चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको कहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो उस डेड बॉडी के जो मसल्स होते हैं उसे खा जाते हैं। अब उस खाने को हमने क्या कहा? निम्नीकरण कहा। उसे हमने क्या कहा? यहाँ पे निम्नीकरण कहा। यानी कि वो जो डेड बॉडी थी वो कहाँ पे हमने डाली? किसी फील्ड में डाल दी। फील्ड यानी कि वहाँ पे क्या थी? मिट्टी थी। मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स का एग्जाम्पल क्या होता है? मे बी वो बैक्टीरिया या वायरस या फंगस हो गई, या फिर क्या हो गए, कुछ छोटे छोटे कीड़े हो गए जिसे हम फ्लैट वॉर्म कहते हैं या टैप वॉर्म कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं या फिर जो कीड़े होते हैं, ये क्या होते हैं? उस जो डेड बॉडी को उसे खा जाते हैं और धीरे धीरे खा के उसका निम्नीकरण कर देते हैं। और वो जो डेड बॉडी होती है, हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वहाँ पे क्या है? सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचता है। तो इससे मैंने आपको ये भी बताया था कि जब क्या होगा, माइक्रोब्स को खाना मिलेगा, वो माइक्रोब्स जो कि क्या है, जो कि सॉइल के लिए यूजफुल हैं। तो जैसे ही माइक्रोब्स वहाँ पे बढ़ेंगे, वहाँ पे क्या होगा? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ जाएंगे। और वहाँ पे यदि हम कुछ बोते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो फसल होगी या फिर कोई पौधा होगा, वो क्या होगा? उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपको बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो आप ये जो मैंने आपको बताया, ये जो टेक्निक है, जब कोई यदि जो किसान है जब वो खेती करता है, तो ऐसे जो मेथड है वो अपने फील्ड में यूज करते हैं। ये तो अभी हमने, जब मैंने आपको बताया जैव निम्नीकरण के बारे में, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किसी एनिमल का, किसी ह्यूमन का या किसी बर्ड का। अगर हम बात करें किसी प्लांट के बारे में, यानी कि कोई प्लांट है, उसकी पत्तियां हैं और उसकी पत्तियों को आपने एक जगह पे एकत्रित कर दिया। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वो पत्तियां भी वहाँ पे क्या हो जाती हैं? वो पत्तियां आपको देखने को नहीं मिलती हैं। यानी कि जो पत्तियां भी हैं वो भी क्या आ रही हैं? वो माइक्रो, यानी कि पत्तियों का क्या है? निम्नीकरण हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि न सिर्फ ह्यूमन बीइंग, न सिर्फ बर्ड्स या फिर न सिर्फ जिसके बारे में अभी एनिमल्स के बारे में हमने बात की, बल्कि जो प्लांट्स भी क्या हैं? प्लांट्स भी किस में आते हैं? प्लांट्स भी जो जैव निम्नीकरण के द्वारा इनका निम्नीकरण हो जाता है। तो यदि आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की अगर परिभाषा देखेंगे, तो हम देखेंगे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। यानी आपने क्या देखा? जो अपशिष्ट पदार्थ हो रहा है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो रहा है? अपघटित हो जा रहा है। अपघटित का मतलब होता है निम्नीकरण हो जा रहा है। निम्नीकरण का मतलब होता है कि वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। अब मिट्टी में कैसे मिक्स होता है? क्या होते हैं? माइक्रोब्स से खाते रहते हैं और धीरे धीरे क्या होता है? उसका निम्नीकरण कर देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है? ये जो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट इसे कहते हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं हम। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से क्या होता है? जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, यानी कि जो मिट्टी है उसकी पैदावार बढ़ जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो क्या हो रहे हैं? वो खाद का काम कर रहे हैं। अब आपके पास नया वर्ड आया, खाद। आपने देखा होगा जब भी आप गांव में गए होंगे या फिर आपने अपने घरों में देखा होगा, यदि आपके खेत हैं तो आपने देखा होगा कि आप खेतों में खाद डालते हैं। कुछ क्या होती हैं? कुछ प्राकृतिक खाद होती हैं और कुछ क्या होती हैं? कृत्रिम खाद होती हैं। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक खाद है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये क्या है? ये जैसे ग्रीन बॉक्स आपको बता रहा है, ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लीव्स हैं और कुछ क्या है? फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो कुक्ड फूड है, यानी जो खाना बनाया गया खाना है, यानी जो खाना बच जाता है तो वो भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। इसमें क्या होते हैं? बाकी अनकुक्ड फूड भी होता है, यानी कि जैसे कि अगर हम रॉ जो मटेरियल को देखें, जैसे कि हमारे घर में जैसे आटा भी हो गया या फिर जैसे जो चावल हो गए, तो वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें फ्रूट आता है, फ्लावर आता है, पॉलन, सारे कुछ इसमें आते हैं। और क्या आता है? किचन का वेस्ट आता है। तो बायोडिग्रेडेबल में ये सारे ही आते हैं जो कि क्या करते हैं? खाद का काम करते हैं। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, वो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा है। कहाँ बेनिफिट दे रहा है? हमारे एग्रीकल्चर में हमें बेनिफिट दे रहा है।
तो ये आपने जाना किसके बारे में, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। नेक्स्ट आपके पास आता है अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट, यानी कि अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आप पढ़ेंगे वे अपशिष्ट पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। यानी कि हमने देखा वो पदार्थ या फिर वो मटेरियल या वो वेस्ट जो क्या हो रहा है, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिनका निम्नीकरण नहीं हो रहा है, उसमें अगर आप ये वाला देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या है कि प्लास्टिक आ गया, इसमें कुछ फाइबर आ गए, मेटल्स आ गई हैं, कुछ क्या हो गई गैसेस हो गई हैं, वो गैसेस जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, और फिर क्या हो गया थर्माकोल आ गया। ये वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ड्राई वेस्ट है। इसे हम गीला कूड़ा भी कहते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल है उसे हम गीला कूड़ा कहते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सूखा कूड़ा कहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ शहरों में क्या हुआ है कि गाड़ी लगाई गई है जिससे कि वो क्या करती है, घरों घरों में जाती है और कूड़े को उठाती है। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक रिकॉर्डिंग चलती रहती है जिसमें लिखा होता है कि क्या है, जो गीला कूड़ा है उसे हरे डब्बे में डालना है और जो सूखा कूड़ा है उसे नीले डब्बे में डालना है। आपने सुना होगा, ये वाली लाइन बार बार चलती रहती है। इसका क्या मतलब है कि जो बायोडिग्रेडेबल है वो हरे डब्बे में जाएगा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो नीले डब्बे में जाएगा। अब ऐसा क्यों है कि ये अलग अलग है, क्योंकि हमने जाना कि जो बायोडिग्रेडेबल है उसे हम सॉइल में डाल देंगे, सॉइल में डाल के क्या होगा, उससे खाद का निर्माण हो जाएगा। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये तो क्या होगा, इसका निम्नीकरण नहीं हो सकता है, और ये क्या करता है, ये सॉइल में जैसे गैसेस एक्सचेंज हो गया या पानी का एक्सचेंज हो गया उसे इनहिबिट करता है। तो ये इसलिए इन्हें अलग अलग किया गया है ताकि ये जो ड्राई वेस्ट है या फिर जो सूखा कूड़ा है, जैसे प्लास्टिक हो गया, आप यहाँ देखेंगे सारे प्लास्टिक के बॉटल्स हो गई हैं या फिर आपकी चप्पल हो गई हैं या फिर जितने भी प्लास्टिक से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उन्हें अलग रखा जाता है ताकि वो मिट्टी में ना जा सके और मिट्टी को क्या हार्म ना पहुंचा सके। तो यहाँ पे आपके पास आया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये तो आपने जाना कि कूड़े के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आई, बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन, यानी कि अभी तक क्या किया हमने देखा कचरा लिया, कचरे को हमने डिवाइड किया, कौन बायोडिग्रेडेबल था कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल था, यानी कि किसका निम्नीकरण सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो सकता है, किसका निम्नीकरण नहीं हो सकता। उसे हमने दो डब्बों में यानी दो डस्टबिन में डिवाइड किया, एक हमने लिया हरा डब्बा और एक लिया हमने नीला डब्बा। हरे डब्बे में हमने कौन सा डाला, जो बायोडिग्रेडेबल थी, यानी कि जिनका निम्नीकरण सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहा था और जिनसे खाद का निर्माण हो रहा था। एक हमने लिया नीला डब्बा जिसमें क्या था, जिसमें कि ड्राई वेस्ट था और उसका निम्नीकरण नहीं हो रहा था। अब हमने जब इकट्ठा कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, इनका प्रबंधन करेंगे, यानी कि इन्हें अब हम कैसे यूज करेंगे। जैसे अभी तो हमने कहा कि जो बायोडिग्रेडेबल था, जो वेस्ट था, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था उससे खाद का निर्माण हो रहा है। तो वो खाद का निर्माण कैसे हो रहा है, उसका जो उस वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले हम जानेंगे बायोडिग्रेडेबल के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपके पास जो हेडिंग आई है वो आई है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे कि कंपोस्टिंग क्या होती है। जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि क्या हो रही है, एक प्रोसेस चलाई जाती है जिसमें बायोडिग्रेडेबल जो कचरा होता है उसका प्रबंधन किया जाता है। तो कंपोस्टिंग में क्या हो रहा है कि ये जो बायोडिग्रेडेबल या जैविक कचरे, जैसे कि कौन कौन से हैं जैविक कचरे, जिन्हें हम सब्जियों के छिलके, अवशिष्ट भोजन, पत्ते, मृत फूल और अंडे के छिलकों को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो जैविक कचरा होता है जिसे हमने बायोडिग्रेडेबल कचरा कहा था, उसमें क्या रहे, भोजन भी है तो उसमें फल भी हैं, पत्ते भी हैं, फूल भी हैं और अंडे के छिलके भी हैं। तो ये क्या है, इसमें सारा ही क्या है, ऐड है। उसके बाद क्या किया, इन सब को खाद के गड्ढे में दफन करके खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि इन सबको क्या हुआ, एक खड्डे में एकत्रित हमने कर दिया, एक खड्डा खोदा वहां पे एकत्रित कर दिया।
फिर क्या हुआ, जैविक कचरे जैसे सब्जियों के छिलके, बेकार भोजन, पत्ते आदि को खाद के गड्ढे में गाड़कर पुनर्चक्रण करना खाद बनाना कहलाता है। यानी ये क्या कह रहा है, ये वाली जो लाइन क्या कह रही है, ये है कि जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसे हमने क्या किया, एक गड्ढे में दफन कर दिया, एक गड्ढे में भरा, उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी। अब मिट्टी डाल दी तो वो उसके आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा माइक्रोब्स करते हैं, और कुछ दिनों में हम देखेंगे कि वहाँ पे जो भी कचरा था वो नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम खाद बनाना कहते हैं। यानी कि इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, खाद बनाना कहा। आगे आप देखेंगे, खाद बनाना पुनर्चक्रण की एक सरल और लाभदायक सहज प्रक्रिया है। जीवाणु और कवक जैसे छोटे जीव की क्रिया द्वारा जैव निम्नीकरण अपशिष्टों का अपघटन होता है। एक अलग तरह की कंपोस्टिंग भी होती है जिसमें एक प्रकार का केंचुआ जिसे लाल कृमि या रेड कृमि कहते हैं, कचरे पर काम, ये क्या करता है, ये कचरे पर काम करता है और उन्हें खराब करता है। खराब कैसे करेगा, जब वो उन्हें खाएगा और अपने जो केमिकल्स होंगे उन पे डालेगा तो वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो लाल कृमि नामक एक प्रकार के केंचुए की सहायता से इस प्रकार की खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यानी कि एक तो प्रोसेस थी, हमने सिंपली क्या लिया, हमने जैविक कचरे को लिया, हमने किसे लिया, हमने जैविक कचरे को लिया। अब जैविक कचरे को हमने एक खड्डे में डाल दिया और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी। अब हमने देखा कि कुछ टाइम बाद वो जो कचरा था वो जैविक कचरा किसमें, खाद में परिवर्तित हो गया। तो ये तो थी एक सिंपल सी प्रोसेस खाद बनाने की, जिसे क्या खाद बनाने की प्रोसेस कहते हैं। तो जो ये हेडिंग आपके पास आई है वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्टिंग, तो उसमें क्या होता है कि एक वर्म को यानी एक कीड़े को यूज किया जाता है, जिसे हमने क्या कहा, जो क्या है, लाल कृमि है। यानी एक लाल कृमि को यूज किया जाता है और लाल कृमि को उस ढेर में डाल दिया जाता है। तो उससे वो क्या करता है, उस कूड़े को बहुत जल्दी उस कूड़े का अपघटन करता है, निम्नीकरण करता है और उसे किसमें परिवर्तित कर देता है, खाद में परिवर्तित कर देता है। तो जिस प्रक्रिया में हम इस लाल कृमि को यूज कर रहे हैं उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी यानी, वर्मी क्या है, वर्मी हम कीड़े को कहते हैं। यानी कि किस कीड़े को, इस लाल कृमि को हमने कहा। तो ये तो प्रोसेस है हमारे पास कंपोस्टिंग की। आप कंपोस्टिंग की जो डेफिनेशन है वो अपने वर्ड्स में लिखेंगे। पहले आपने क्या करना है, इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ना है और उसे अपने अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में नोट करना है। तो क्लास, आपने ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट कर ली होगी। तो आज आपने जाना कि कूड़ा क्या होता है, कूड़ा कहाँ से एकत्रित होता है और कूड़े कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपने देखा कि जो डस्टबिन होते हैं, डस्टबिन भी 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपने देखा कि जो जैविक कचरा होता है, जैविक कचरे का जो निवारण वो कैसे किया जाता है। इससे आगे का जो सेशन है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे करेंगे। अभी तक यदि आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।